नमस्कार दोस्तों। 3 तारीख को जो वीडियो बनाया था उसके बाद लास्ट वीक मैं दिल्ली से बाहर था, तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, तो आज बना रहा हूँ। लास्ट वीक को हम के जो लास्ट वीडियो को हम अगर टेकअप करें तो उसमें स्टार्टिंग में पहले ही पैराग्राफ सेंटेंस में या वाक्य में ये बोला था कि इस वीक की जो हॉट कमोडिटी रहेगी वो रहने की संभावना है नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जब 280 का रेट चल रहा था तो उस टाइम मैंने टारगेट दिया था करीब 500 का, और कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आर यू श्योर व्हाट्सएप पे या कैसे भी। तो मैंने कहा यस, जो एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ी है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो अप्लाई करते हैं, तो उसमें तो इतना ही आ रहा है। और जब 10 में से 9 दफ़ा सही होता है तो 10वीं दफ़ा भी सही होना चाहिए। ठीक है, 10% 15% टाइम कोई भी एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है किसी वजह से भी, क्योंकि कई बार मल्टीपल आस्पेक्ट्स काम कर रहे होते हैं एट गिवन टाइम। आस्पेक्ट्स या कोई इवेंट्स, किसी तरह के भी इवेंट्स काम कर रहे होते हैं। जैसे 6 सितंबर को, आई स्टिल रिमेंबर, 6 तारीख को 6 डिफरेंट एस्ट्रो इवेंट्स काम कर रहे थे, और उनको नेचर में निकालना कि अल्टीमेटली इन सब का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी ब्रिलियंट और टॉप क्लास और एनी काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर। ये वेरी डिफ़िकल्ट है। तो वी हैड स्टार्टेड विद नेचुरल गैस। गोल्ड सिल्वर के बारे में मैंने एक फोरकास्ट की थी कि 8-9 तारीख के बाद मंदा आएगा, वीकनेस रहेगी, तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लो। जिन्होंने 1675 1680 के अंदर बाय किया होगा तो उनको $150 से $160 तक प्रॉफिट मिल गया 1836 पे, और आज भी वो उस प्राइस से 80-85 रुपये डॉलर कम है। और सिल्वर भी इसी तरह $25 से काफ़ी नीचे आ चुका है। क्रूड के बारे में हमने ये फोरकास्ट की थी कि क्रूड जो है बाउंस बैक करेगा और अच्छा बाउंस बैक करेगा, और 57 58 या $56 जो भी इसने नीचे टच किया था, वहाँ से ये उठ के $72 तक आ चुका है। और यहीं पे इसका एक मिनी रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस कर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 77 78, जो प्रीवियसली टच किया था कुछ 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद 77 78 हमारा जो टारगेट $90 का जो मैंने 2-3 महीने पहले दे रखा है वो भी अचीव होगा, और इनफैक्ट उससे भी ऊपर जाएगा। उसकी मैं भी बात नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से तो ये 105 से भी ऊपर जाएगा। तो फिलहाल वी डोंट डिस्कस अबाउट दैट टारगेट, हम 90 पे ही, या फिर पहला टारगेट जो 77 78 है उस पर ही फोकस करेंगे। निकल जो है हमने टारगेट दिया हुआ है अपने क्लाइंट्स को भी, बाहर वीडियो पे भी मैंने कहा था 1800 रुपीज़ जाएगा। उस टारगेट को हम रिवाइज़ कर रहे हैं टू 2100 विद इन फ्यू मंथ्स। और जिंक का ऐसे ही जो है टारगेट हमारा अभी 256 चल रहा है। अगर 250 के ऊपर एक और वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 450 से 500 रुपये इन विद इन फ्यू मंथ्स। तो ये थे हमारे कमोडिटी के टारगेट्स। जो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बात की थी कि बैंक निफ्टी जो है 37,800 से 38,000 जाएगा, वो इस हफ्ते टच कर गया। इस हफ्ते टच कर गया, और जिस लेवल पर अभी खड़ा है और वहाँ से अगर बुलिश ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी 42,000 पे जाने की उम्मीद है। इसी तरह निफ्टी जो है, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, दिसंबर से पहले 20,000 जाने की उम्मीद है। तो ये लेवल्स ख्याल में रखिए। फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी बहुत ओवरबॉट है, और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि अगर ये वापस 16,700 16,800 या उसके राउंड आ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, परंतु वो लेवल्स इन्वेस्टमेंट बाइंग के लिए बहुत ही सूटेबल रहेंगे। बहुत सारे सेक्टर हैं जिनका अभी हमने कमाल नहीं देखा। कॉफ़ी के बारे में मैं बोल चुका हूँ, टी के बारे में मैं बोल चुका हूँ, शुगर के बारे में बोल चुका हूँ, पेपर स्टॉक्स के बारे में बोल चुका हूँ। ये सब स्टॉक्स अभी तक नहीं चले जितना चलना चाहिए। जब ये चलेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे 1-2 साल के अंदर। इस बात का ये ख्याल रखना। तो व्हेनेवर जब भी हम इन्वेस्टमेंट बाइंग करते हैं, कभी भी एक सिंगल पार्ट में बाय नहीं करना चाहिए। जैसे हमने टाटा कॉफ़ी उस दिन दिया था, रिकमेंड किया था, तो उस टाइम शायद क्लोजिंग थी 208 की, तो हमने कहा था इसको 3 पार्ट में बाय करो।
जो भी, एक तो करंट प्राइस है, एक 180 पे और एक 160 पे और 150 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, आपका ये डबल हो जाएगा 1-2 साल के अंदर। कॉफ़ी की फसल जो क्रॉप्स है ब्राज़ील में या जहाँ इवन यूएस में भी काफ़ी ख़राब हुई है, और इंडिया इज़ 7th नेशन कॉफ़ी के मामले में, तो इंडिया इज़ डूइंग वेल इन कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के स्टॉक चलेंगे, टी के स्टॉक्स चलेंगे, शुगर के स्टॉक्स चलेंगे और पेपर के स्टॉक्स भी चलेंगे। उसके अलावा जो चल रहे हैं बैंक स्टॉक्स अभी भी अंडर परफॉर्मर हैं। हालांकि बैंक निफ्टी रहा है अंडर परफॉर्मर लास्ट 1 महीने से, जबकि बाकी निफ्टी और सेंसेक्स को देखो तो जितना ये चल चुके हैं पिछले 1.5 महीने में, बैंक निफ्टी ने उतना अभी कवर नहीं किया है। जबकि दूसरे सेक्टर्स जो हैं, मेटल सेक्टर पिछले कुछ दिनों से डाउन आ रहा है, जब से हमने फोरकास्ट किया कि 3 तारीख या प्लस माइनस के 1 दिन के बाद ये गिरेगा 30 तक, तो मेटल इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स। एस्ट्रोलॉजिकली कुछ लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बता रहे थे, तो उसको आपने कंटिन्यू नहीं किया, तो वी वुड लाइक टू नो कि कैसा रहा आपका ट्रेडिंग जर्नी। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों कुंडली दिखाना आपका आवश्यक होता है। कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं जानते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कुंडली में मरकरी जो है मेरा लग्न लॉर्ड है, ठीक है, और बैठा कहाँ पर है, 5th हाउस में, इट इज़ ए फेवरेबल पोजिशन फॉर स्पेकुलेशन। राहु लेकिन 5th और 6th भाव के कस्प पे है। 10 मिनट में अगर टाइम में फ़र्क आ जाता है टाइम ऑफ बर्थ के, तो असेंडेंट भी चेंज हो जाता है और राहु की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो राहु मुझे कभी 5th भाव के रिजल्ट देता है पॉजिटिव, और कभी 6th भाव के। जब पॉजिटिव देता है तो मेरा एकदम प्रॉफिट फर्स्ट क्लास बन जाता है, और जैसे नेगेटिव रिजल्ट देता है तो सारा प्रॉफिट साफ़ हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि 91 में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे पास 7-8 लाख रुपए थे एज ए रिस्क कैपिटल। अपने जो दूसरे बाकी सोर्स ऑफ इनकम थे उनको छोड़ के रिस्क कैपिटल मेरा 7-8 लाख था। 2 साल के अंदर वो 7-8 लाख 40 लाख के बराबर हो गए। तो मैं तो खुद को हीरो समझने लगा, ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई मैं तो शुरू से ही अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है। तो दैट इज़ वाई माई पोर्टफोलियो हैज़ रिजन फ्रॉम 7-8 लैक्स टू 40 लैक्स। लेकिन नहीं, ये सब आपके किस्मत में जो लिखा है। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी उसको दो, अपने फेलियर का भी उसको बोलो। लोग बोलते हैं कि हमने ये किया, मैंने वो किया, मैं मेरा ये वो। कुछ नहीं। आप जो अगर सक्सेस मिल रही है तो आपसे वही करवा रहा है। फेलियर है तो आप अपने कर्मों की वजह से फेलियर हो, तो पहले उसका जो है धन्यवाद करना है धन्यवाद कीजिए, या उनको जो भी बोलना है उनको बोलिए। तो 40 लैक्स मेरे बन गए 92 के अंदर। क्रैश आया तो विश्वास नहीं होता था कि मार्केट क्रैश भी ऐसे होती है। बनने का तो क्रेडिट ले लिया मैंने, लेकिन क्रैश का जो 40 लाख का पोर्टफोलियो रह गया 5 लाख। आई वॉज ऑलमोस्ट थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। छोड़ दिया मैंने काम करना। 95 के अंदर आईटी स्टॉक्स में दोबारा बूम शुरू हुआ। सत्यम जो अब टेक महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया है, उस टाइम पे 35-36 रुपये का था। इन्फोसिस आई थिंक 300 पे इसका राइट एक इशू आया था, आई थिंक पब्लिक इशू था क्या था वो। उसके बाद कम राइट, कम बोनस, कम जितना भी है, इवन फेस वैल्यू जो थी विप्रो की, जैसे 10 रुपये थी, 10 रुपये से 2 रुपये आ गई। अब कितनी है मुझे ये भी नहीं पता ऑनेस्टली, 2 रुपये की 1 रुपये है कि, आई हैव नो आइडिया। HCL टेक हो गया, या ये हो गए अपना, इवन छोटे स्टॉक को ले लो, सिल्वर लाइन, रोल्टा, ये स्टॉक जो है 2500 रुपये जाके 2300 रुपये जाके 10 रुपये का स्टॉक 2300 रुपये। कैन समबडी बिलीव कि 10 वाला 15 वाला स्टॉक जो है 2200-2300 हो जाएगा। और जब वो गिरे तो ब्लू चिप तो वापस संभल गए। ब्लू चिप का आज भी रेट उन सबसे हाई है, मतलब जब क्रैश आया था 2000 का, उन सबसे भी हाई चल रहा है। नेस्डेक को देख लो आप, निफ्टी IT को देख लो, उन सबको लेवल को कब का क्रॉस कर चुका है। लेकिन वो जो स्टॉक मैंने जो 20 रुपये के लिए थे, वो आज 4 रुपये के ट्रेड कर रहे हैं। अगर ब्लू चिप होती तो 20 वाला आज शायद 100 रुपये होगा, 200 होगा, 300 होगा, 500 होता। लेकिन ये मेरे क्या बोलते हैं, कर्मों का ही समझो एक पार्ट ऑफ द कर्माज है। तो जो क्रैश आया 2000 में, मेरा पोर्टफोलियो अगेन गॉट वाइप्ड ऑफ। आई मेड ए गुड लॉस ऑफ प्रॉफिट।
क्योंकि मैंने तो कोई असेट तो कोई बेची नहीं, कोई किसी से उधार लिया नहीं, कुछ भी मॉर्गेज रखा नहीं। तो दैट वाज ए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ माय लॉस कि भाई मैं संभल के हो गया। 2008 से पहले एक मौका मैंने कुछ कभी कभी ट्रेडिंग करता था। इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला था, सब लोग बुलिश थे, सब लोग बुलिश थे और कॉल ऑप्शन बहुत हाई चल रहा था और पुट ऑप्शन का कोई टेकर नहीं था। और मैंने देखा एस्ट्रोलॉजिकली और टेक्निकली दोनों तरफ से ये नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, मतलब इनका रिजल्ट जो होगा ना, जैसा भी हो एक बार तो ये झटका मारेगा नीचे। मैंने 3,000 पुट 30 रुपये के हिसाब से लिए करीब 90,000 का इन्वेस्टमेंट किया पुट में। नेक्स्ट डे जो रिज़ल्ट आए मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे थे और मैंने पुट बेचा। मुझे उस ट्रेड के अंदर, सिंगल ट्रेड के अंदर, जो मेरा ज़िंदगी का शायद बेस्ट ट्रेड होगा इंट्राडे का या 24 आवर का, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो टाइप करके, उसमें 9,87,000 मैंने कमाया। और धीरे धीरे फिर वो नीचे स्लिप होना शुरू कर दिया। पहला टारगेट था कि मैं छोड़ के ना, मेरे को कार लेनी थी, एक एसयूवी उस टाइम आई थी, रेनो डस्टर आई थी शायद, या एक दूसरी आई थी होंडा की सिटी की वीटेक, वो करीब 9.5-10 लाख के करीब थी। तो मैं सोचा था ये सब छोड़ के मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ, मुझे चेंज ड्यू है, मेरा होंडा सिटी पुरानी थी तो मैं तो वो चेंज नहीं कर पाया। उस चक्कर में धीरे धीरे निकल के साफ हो गया। अक्टूबर 2007 मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया जो एनएससी का ब्रोकर है। एक दिन ऐसे ही तो बाहर निकलते निकलते कि उनका जो प्रिंसिपल ऑपरेटर होता है, जो क्लाइंट के ऑर्डर लेता है फ़ोन पे कि भेज दो, इसे करो, वो कहते सर आप कहाँ हैं, आप बड़े दिनों से आए नहीं हैं, ट्रेड भी नहीं करते हो, ये नहीं करते। मैंने कहा मैं तो कोई इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ आजकल। कहते सर हमारे साथ भी एक ट्रेड तो कर लो आज। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक साथ, मेरे ख्याल से डिजिटल इक्विपमेंट था, दैट वाज इन लाइमलाइट फॉर रॉन्ग रीजंस, ड्यू टू, चलो नाम नहीं लेता मैं, ड्यू टू रॉन्ग रीजंस इट वॉज इन लाइमलाइट। तो उस टाइम 580 रुपये, या आई थिंक यही हिसाब था, 580 रुपये के करीब रेट चल रहा था। मैंने कहा अच्छा 1000 शेयर ले ले। उसने 1000 शेयर ले लिए मेरे लिए, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई मार्जिन, ना कुछ नहीं। फ्रेंड था मेरा। नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आया, जो याद नहीं उसका नाम, प्रवीण था क्या था, फ़ोन आया प्रवीण का कि सर आपका तो स्टॉक चल पड़ा तो कल, तो आपने तो कुछ नहीं किया। मैंने क्या रेट चल रहा है, कहता 620 हो गया जी। मैं कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो एक आध दिन में मैंने 50,000 रुपये करीब प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने। तो वो जो कहते हैं ना कि मुंह में खून लग जाता है, तो दोबारा से मैं वापस ट्रेडिंग में आ गया, एक ट्रेड से सिर्फ। फिर मैंने डेबलिंग शुरू किया, कभी लिया बेची, ये वो करता रहा। दिसंबर के आते आते वो मेरा जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी वो 12-13 लाख का वैल्यू हो गया उसका। बीच में मेरा प्रोग्राम बना वेकेशन का, न्यूयॉर्क और कनाडा जाने का। मेरी 3rd या 4th विज़िट थी। तो मैंने कहा न्यू ईयर इस बार वहीं मनाते हैं। वहाँ का जो बॉल है 32nd स्ट्रीट पे, टाइम स्क्वायर पे, वहाँ काफ़ी फेमस है। और मैंने कहा चलो वहीं मनाएंगे। तो हम लोग चले गए, न्यूयॉर्क चले गए, मैं चला गया न्यूयॉर्क। वहाँ से हमने फिर नीचे भी गए, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा वगैरह, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में सैन होजे और लास वेगास, लॉस एंजलिस, से वो करते करते मैंने कहा चलो जाते जाते, दूसरी सिस्टर रहती है मेरी टोरंटो में, उसके पास भी हो गया आऊँगा। तो हमने एक हफ़्ते का प्रोग्राम वहाँ भी बनाया। उन्हीं दिनों में लकीली मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी आ गई। तो एक हमने गैदरिंग रखी उस जनवरी के एंड में। कुछ मेरे और भी रिलेटिव्स वाशिंगटन में हैं या कहीं न्यूयॉर्क में हैं, और कुछ इंडिया से भी आए थे कि सेलिब्रेशन करेंगे टोरंटो में। तो जिस दिन मार्केट गिर रही थी और उसी दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। और मेरे पास, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मार्केट गिर रही है, फ़ोन कर रहा हूँ, लग नहीं रहा फ़ोन। और ऐसा होता ही है अक्सर, जब मार्केट गिरती है तो बहुत सारे पीपल रश टू क्लोज देयर ट्रेड, कट देयर लॉसेस, ये वो जो भी होता है तो करते हैं। तो मेरे को फ़ोन लगा ही नहीं उस दिन, लगा नहीं। और 5-7 लाख 8 लाख कितने का नुकसान हो गया मुझे याद नहीं है, बट नुकसान हो गया, 4-5 लाख रुपए बच गए। तो
फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में हमारा वापस इंडिया आने का प्रोग्राम बना। मैंने रिलायंस कैपिटल, जो उस टाइम काफ़ी चर्चित था, उस टाइम 1600 रुपये का प्राइस चल रहा था शायद, तो मैंने देखा कि काफ़ी ओवरबॉट है, इसको शॉर्ट करके चलते हैं। मैंने 1000 या 2000, मुझे याद नहीं कितने शेयर जो है शॉर्ट करके छोड़ दिया मैंने। और उसके बाद हफ्ता निकल गया, दिल्ली भी पहुंच गया, दिल्ली में देखा प्राइस 2100। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा ये 2100, मेरे प्राइस से 200-300 रुपये, एवरेज प्राइस से 200-300 रुपये ऊपर ऑलरेडी। एनीवे थोड़ा नीचे आया तो मैंने वो काट दिया। तो जो बाकी 13 लाख में से जो बच गए थे, वो सब वहीं साफ़ हो गए। तो इन नटशेल 91 में भी मैंने प्रॉफिट कमाया, अल्टीमेटली लॉस में कन्वर्ट हो गया। 2000 में भी प्रॉफिट बहुत कमाया, अल्टीमेटली लॉस में कन्वर्ट हो गया। 2000 और 2007-8 के बीच में जो कमाया सब लॉस हो गया। उसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न ये था कि राहु मेरा कस्प पे है, कभी 5th भाव के चल देता है, कभी 6 के देता है। और उन दिनों मेरी सैटर्न की महादशा भी चल रही थी। सैटर्न 6th भाव में 12वें भाव को देख रहा है, तो कैसे प्रॉफिट होने देगा? प्रॉफिट होने दे ही नहीं सकता। ये बातें मुझे नहीं पता थी उस टाइम पे, ये बाद में जाके मालूम पड़ा कि हॉरोस्कोप की जानना क्यों ज़रूरी है। मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर ने उस टाइम बोला था कि अपनी आप बिज़नेस कोई नहीं करना, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना, आपको जो करना है ऐसा करो जहाँ से आपको फिक्स्ड रिटर्न आते रहे, पर बिज़नेस में मत लगाना किसी में। हमने भी एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि खुद को उस टाइम हीरो समझते थे, पास्ट काफ़ी सक्सेसफुल था। तो एनीवे, तो दैट टॉट मी ए लेसन कि वाई हॉरोस्कोप एनालिसिस ज़रूरी। कमिंग बैक टू स्टॉक मार्केट, 6 तारीख का अगर हम बेस प्राइस मान लें कि 17,430 का हमारा एक मानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट था 6 तारीख को। और 6 तारीख को, 6 सितंबर को 6 एस्ट्रो इवेंट्स ने दे टुक प्लेस। उसमें एक तो सबसे पहले सन, जो अपनी राशि में ही चल रहा था। अपनी राशि में सन जो होगा तो अपने कारकत्व वाले जो शेयर होंगे उनमें नुकसान नहीं होने देता, नंबर 1। नंबर 2, वीनस एंटर हुआ लिब्रा में, मार्स एंटर हुआ विर्गो में। मार्स का प्लूटो के साथ ट्राइन ऑस्पेक्ट, वीनस का जुपिटर के साथ एस्पेक्ट, और सन का यूरेनस के साथ। सन यूरेनस एस्पेक्ट हमेशा बड़ी मूव देता है, तो वो बड़ी मूव वहाँ से स्टार्ट हुई। मरकरी ऑलरेडी विर्गो में था अपनी राशि में, ठीक है। तो 6 एस्पेक्ट्स एक ही दिन में, उनका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या रहेगा ये बहुत मुश्किल है, किसी भी एक्सपीरियंस्ड चाहे कितना भी कुशल एस्ट्रोलॉजर हो, निकालना मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई नोबडी लाइक्स टू कम इन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उनको पता है कि हमें देना है या प्रॉफिट या लॉस, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकते हम किसी भी तरह के से। दिल्ली के एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो टीवी डिबेट्स में भी आते रहते हैं। मेरा एक बारी फ्रेंड, 2012-13 की बात है, किसी ने फैब्रिकेटेड केस उसके ऊपर कर दिया, तो वो उसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा। काफ़ी फेमस नाम है, नाम नहीं लूँगा मैं। उसने उससे 1.25 लाख की जुपिटर की पूजा कराई, 1 लाख का स्टोन बनवाया, ठीक है। उसके अलावा भी उसको टोटके बताए, रात को 12 बजे ग्रीन बॉटल लेनी है, तोड़ के आपको पीपल के पेड़ के नीचे गाड़नी है। अब दिल्ली जैसे शहर में रात को 12 बजे अगर आप खड्डा खोद रहे हो तो पुलिस वाले तो पेट्रोलिंग वाले तो सीधा आके पकड़ेंगे आपको, क्या कर रहे हो। फिर किन्नर को आपको शराब पिलानी है, या एमसीडी में जो मैला उठाते हैं उनको आपको शराब पिलानी है। अब मैला उठाने का रिवाज कहाँ पर है दिल्ली में? दिल्ली जैसे शहर में शौचालय जितने भी हैं, अब ओपन डिफिकेशन तो होती ही नहीं है, मतलब टॉयलेट वाली तो है नहीं पुराने ज़माने वाली कि जिसमें जमादार आके मैला उठाता था। ऐसा आदमी ढूंढना, इट वाज ए हेल ऑफ ए टास्क। बड़ी गलती से एक आदमी मिल गया जो एमसीडी, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में काम करता था, उसका शायद ये पार्ट टाइम जॉब था, यहाँ क्या था। वो बोलता है जी मैं तो इस टाइम पे ड्यूटी पे हूँ, मैं नहीं पीऊँगा।
कोई कंप्लेंट कर देगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उसको बोला अच्छा भाई ढक्कन एक शराब का पी ले, बाकी तू घर ले जा, घर जाके पी लियो। बड़ी मुश्किल से उसको हमने राज़ी किया भाई एक ढक्कन शराब पी ले। तो इस तरह के टोटके करने के बाद भी आज बात को 8-9 साल हो चुके हैं, रिजल्ट क्या है? अंडा, ज़ीरो। ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो इंटरनेशनल नेशनल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं टीवी पे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 5100 रुपये लेते हैं कुंडली का, 11,000 रुपये लेते हैं मैच मेकिंग का, ये उनका हाल है। एक प्रश्न गुरु थे हमारे, हैं अभी दिल्ली में, उन्होंने भी अपने जोश शोर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी शुरू की, 2-4-6 महीने किया और बुरी तरह फेल होते गए। वैसे तो उनको बोलते हैं प्रश्न गुरु, टीवी पे भी आते थे आज तक पे, अब भी शायद आते हैं किसी चैनल पे, आई डोंट नो कौन से चैनल पे आते हैं। नाम है प्रश्न गुरु। एक तो ये गुरु जो वर्ड है ना, जो सब जो अपने पीछे लगा देते हैं, कोई एस्ट्रो गुरु, कोई एक्स्ट्रो महागुरु, कोई सब तरह के गुरु हैं, कोई ज्योतिष सम्राट, कोई ज्योतिष गुरु। ये कहाँ से उपाधियाँ मिलती हैं उनको, मुझे पता नहीं कहाँ से मिलती हैं। एनीवे 6 तारीख को ये 6 आस्पेक्ट थे जिनका रिजल्टेंट इफेक्ट निकालना डिफ़िकल्ट है। 7 तारीख सितंबर को अमावस्या थी, उस दिन हमने फोरकास्ट की थी कि मार्केट गिरेगी। उस दिन इंट्राडे गिरी लेकिन वापस बाउंस बैक हो गई। 7 तारीख के बाद 14 तारीख तक कोई मेजर आस्पेक्ट नहीं था। 14 को जुपिटर जो रेट्रोग्रेड था वो कैप्रिकॉन में एंटर किया, जहाँ सैटर्न रेट्रोग्रेड ऑलरेडी चल रहा है। दोनों रेट्रोग्रेशन में थे और जुपिटर फास्ट चलता है और सैटर्न स्लो चलता है, पर ये थोड़े टाइम की बात है, ये 1-2 महीने में वापस अपने डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। 14 को ही सन नेपट्यून का अपोजिशन था। पहले यूरेनस के साथ अपोजिशन हो चुका है, अब हुआ प्लूटो नेपट्यून के साथ, जो कि काफ़ी पावरफुल पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट जो चली है 6 तारीख के बाद और 17 तक, जो 16 तक चली है, काफ़ी फास्ट मूव रही है। 16 तारीख को सन और प्लूटो हो गया, और सन जो 16 तारीख को अपनी जो राशि में चल रहा था लियो में, वहाँ से एंटर किया विर्गो में, और नेक्स्ट डे 17 को मार्केट जिस दिन गिरी है, वीनस और सैटर्न का स्क्वायर एस्पेक्ट था, जिसकी वजह से मार्केट गिरी, क्योंकि सैटर्न अपने राशि से निकल के विर्गो में आ गया। इधर से वीनस और सैटर्न का 90 डिग्री का एस्पेक्ट था। तो वीनस और सैटर्न का जिस दिन इस तरह का एस्पेक्ट होता है, एक टेम्पररी बॉटम बनता है। तो हो सकता है कि जो कल SGX निफ्टी 17,490 पे वहाँ क्लोज हुआ है सिंगापुर में, हो सकता है वो टच भी ना करे, वहीं से वो यू टर्न मारे, यहाँ से थोड़ा नीचे जाके यू टर्न मार दे, क्योंकि आगे 2-3 दिन जो है अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। वीनस, सैटर्न और यूरेनस, अभी भी सैटर्न का एस्पेक्ट यूरेनस के साथ अफेक्टिव है, इधर से सैटर्न का एस्पेक्ट वीनस के साथ अफेक्टिव है, और वीनस और यूरेनस का एस्पेक्ट जो रहेगा 180 डिग्री का, वो इफेक्टिव 23 तारीख को आएगा। 23 तारीख को ये एक टी स्क्वायर जिसको बोलते हैं ना, टी स्क्वायर में एक तरफ वीनस है, एक तरफ यूरेनस है, और बीच में परपेंडिकुलर पे सैटर्न है। इसका इफेक्ट भी 23 तारीख के बाद आएगा। कुछ स्टॉक्स गिरेंगे अच्छी तरह और कुछ चढ़ेंगे भी, क्योंकि यूरेनस स्पेस का कारक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कारक है। तो कुछ हो सकता है, मे बी एयरलाइंस, मे बी क्लाउड कंप्यूटिंग के, मे बी IT के, या कुछ इस तरह के स्टॉक्स शायद चल पड़े। बाकी दूसरे स्टॉक कुछ गिरेंगे भी, जैसे फार्मा वाले हैं या मेटल वाले स्टॉक लग रहे हैं कि अभी और भी गिरेंगे, ये हो सकता है। ये 17 तारीख का रहा। अब 20 तारीख को यानी कि कल पूर्णिमा है, वो जनरली पॉजिटिव होने की उम्मीद होती है, अनलेस उससे पावरफुल कोई और एस्पेक्ट ना हो जो उसको ओवरशैडो कर रहा हो, तो पूर्णिमा नॉर्मली पॉजिटिव रिजल्ट देती है। 20 तारीख को ही मरकरी जुपिटर का एस्पेक्ट है, वो भी पॉजिटिव है, और 20 तारीख को ही मार्स राहु का एस्पेक्ट है, वो भी पॉजिटिव है। तो इन तीनों को पॉजिटिव को लेके मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को जो मार्केट अगर डाउन खुलती है तो आप रिस्क ले सकते हैं कुछ क्वांटिटी में, और
17 तारीख को हम लोग एग्रेसिव सेलर थे। सारे ट्रेड्स हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ और बाकी सारे ट्रेड्स सब ऑलमोस्ट प्रॉफिट में थे, एक्सेप्ट इंडिगो। यहाँ में भी शायद कोई एक स्टॉक कोई और होगा। इंडिगो लास्ट में ओवरबॉट था, नेगेटिव डाइवर्जेंसेस थी। टेक्निकली हम सोच रहे थे कि यहाँ से करेक्शन आएगी, लेकिन वो लास्ट में चलते चलते 15-20 मिनट के अंदर भी काफ़ी ऊपर चल पड़ा। तो दैट वाज दी 1 or 2 stocks which we made loss in on फ्राइडे। 22 तारीख को मरकरी और प्लूटो का स्क्वायर एस्पेक्ट है। मरकरी जो अब तक अपनी राशि में था वो एंटर करेगा लिब्रा में 22 को ही। तो देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स कमिंग ऑन 20th और 22nd। तो इनमें भी कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, और पॉजिटिव ज़्यादा हैं और नेगेटिव कम है। 23 तारीख को जैसे मैंने बोला कि वीनस, सैटर्न और यूरेनस का टी स्क्वायर एस्पेक्ट है, विच शुड नॉट बी गुड फॉर मैनी स्टॉक्स। उसके बाद 25 तारीख को मार्स और सैटर्न का एस्पेक्ट है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन एस्पेक्ट, हालांकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी दुश्मन तो दुश्मन ही रहेगा। तो ये नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है। मेरे ख्याल में जो लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, ये इनफैक्ट स्टार्टिंग आफ्टर 23rd में थोड़ी स्पेरिटी लास्ट वीक में ज़्यादा आ सकती है। 27, 28, 29 या 25 इसमें स्पेरिटी थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का हमारा रिसर्च एनालिसिस, या कुछ भी कह लो। इसमें हम गलत भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि फोरकास्टिंग टूल जितने भी हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, या वर्ल्ड मार्केट्स हों, या एस्ट्रोलॉजिकल में कोई भी हो, कभी भी फेल हो सकती हैं। कुछ लोग एलियट वेव फॉलो करते हैं, कोई गान की थ्योरी फॉलो करता है, कोई देयर डिफरेंट पॉइंट एंड फिगर चार्ट फॉलो करता है। देयर आर सो मेनी चार्ट टाइप आल्सो, हैंको चार्ट है, पुराना चार्ट है। तो हर एक का अपना अपने एक सेट ऑफ इंडिकेटर, सेट ऑफ फेवरेट टूल्स होते हैं जो एनालिस्ट बना लेता है। वो ज़्यादातर उनको ही फॉलो करता है कि उसको टेस्ट कर चुका होता है पास्ट में कि ये मेरे 80%, 90% रिजल्ट देते हैं फेवरेबल, तो आई विल फॉलो ओनली दीज इंडिकेटर्स और दीज पैरामीटर्स आई विल फॉलो। तो उस हिसाब से करते हैं, तो हम भी उस हिसाब से करते हैं। तो 10% तो बड़ी बात नहीं है कि एक आदमी कोई भी फेल हो जाए। और जाते जाते जैसे मैंने कहा कि इसका जो डिस्क्लेमर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके कृपया पढ़ लीजिए। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो भी आपका है सेबी रजिस्टर्ड, उससे कंसल्ट करके ही आपको काम करना है, ना कि हमारे किसी एडवाइस पे। हमारी एडवाइस एक एजुकेशनल गाइडेंस के तौर पे लीजिए, उसको गाइड मान के आप अपने ट्रेड उस पर कर सकते हो, एज ए गाइडेंस ओनली, नॉट एज ए टोटो करके उसको फॉलो करना है। आप वीडियो पे कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स नेगेटिव हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेगेटिव कमेंट्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि वो एटलीस्ट ये क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन क्रिटिसिज्म से हम इनकरेज होते हैं कि नेक्स्ट वीडियो उससे बेटर बनाए। हमारी रिसर्च में, हमारे एनालिसिस में, हमारे बोलने में, हमारे एक्सप्लेन करने में कहाँ कमी रह गई वो बताएं। कुछ 1-2 लोग हैं, अगर 15 मिनट का वीडियो हम अपलोड करते हैं तो 60 सेकेंड्स के अंदर उनका एक थम्स डाउन आ जाता है। अरे 60 सेकेंड में तुमने देखा कब वीडियो जो तुमने थम्स डाउन कर दिया? दे आर मेंटली सिक पीपल। मेंटली अगर किसी ने 15 मिनट का वीडियो देखा और थम्स डाउन कर दिया तो आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन अपलोड करने के बाद यूट्यूब में 30 सेकेंड में या 60 सेकेंड में किसी ने थम्स डाउन कर दिया तो क्या मतलब इसका? ही हैज़ नॉट सीन द वीडियो, ही हैज़ गॉट हैबिट ऑफ ओनली अपनी दिल की फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो निकालने के लिए ही इज़ गिविंग ए थम्स डाउन। एनीवे, वी डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स। कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम अपना कार्य करेंगे, वो अपना कार्य करेंगे। तो होपफुली you enjoyed this video. Have a nice next new week starting from tomorrow. Thank you.